सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान को बतौर रियासत सहजावियाती चैलेंजेस का सामना है। पहला चैलेंज सियासी और मुआशी बहरान, दूसरा चैलेंज कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस यानी आईनी बहरान, और तीसरा चैलेंज सिक्योरिटी बहरान। और आज DGISPR की जानिब से एक ज़बरदस्त मुफस्सल और जामे प्रेस ब्रीफिंग दी गई जिसमें बताया गया कि अफवाज पाकिस्तान को किस तरह से सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश रहे और किस तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उलमाए कराम, मीडिया और अफवाज पाकिस्तान ने अहम तरीन किरदार अदा किया है। लेकिन दूसरा अहम पहलू, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो डिस्कशन चल रही है उसमें आईनी बहरान को किसी तौर भी पीछे नहीं छोड़ा जा रहा। लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि क्यों अदलिया और पार्लियामान एक दूसरे के आमने सामने हैं। आज शेख रशीद अहमद साहब ने सदर मुमलिकत को एक खत लिख दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए पार्लियामान से। लेकिन सवाल यह बनता है कि सदर मुमलिकत को मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ औकात कार में, मुख्तलिफ रहनुमाओं और शख्सियात की जानिब से खतूत लिखे जाते रहे हैं। उसका नतीजा क्या निकला है? क्या सदर मुमलिकत वाक़अतन वज़ीर आज़म को ये एडवाइस कर सकते हैं कि वो पार्लियामान से एतमाद का वोट लें? और अगर दो सूरतें हो सकती हैं, वो एतमाद का वोट ले लेते हैं तो वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे। अगर एतमाद का वोट नहीं ले पाते तो उस सूरत में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर अपोजिशन जो मामला है वो अपने पर्पस को सर्व कर पाएंगे, या फिर एक और वज़ीर आज़म, चंद और वज़रा आकर एक नई काबीना अगस्त तक चलाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और शेख रशीद साहब ने किस अंदाज से खत लिखा है, उसके मुज़मरात क्या हैं? इमरान खान साहब से मजीद डिटेल्स जो गुफ्तगू है उसके अंदर से क्या निकला है? क्या इमरान खान साहब PTI और उनके जो एलाइज हैं उनके मशवरों के ऊपर उनका एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता है भी या नहीं है? और अगर नहीं है तो कब तक नहीं होगा? और अगर हुआ है तो उसमें से निकला क्या है? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। #कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देरीना इत्तेहादी, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग जनाब शेख रशीद अहमद साहब। मैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान जनाब शेख रशीद अहमद साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुश आमदीद कहता हूँ। शेख साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने ख़त लिख दिया है और उस ख़त के अंदर आपने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं कि एतमाद का वोट वज़ीर आज़म को लेना चाहिए। मज़ीद क्या आपने सदर मुमलिकत से रिक्वेस्ट की है इस ख़त के ज़रिए? शेख साहब देखें, मामला तो ठुस हो चुका है। अभी मैं लॉ मिनिस्टर को देख रहा था, वो कह रहा था कि संगीन, गंभीर, परेशान कुन और अदलिया पर और कानून की हमारी पासदारी है, हमारा हक है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और सदर को मैंने लिखा है कि भाई ये सारी निगरान हुकूमतें ख़त्म है, क्या है इनका, ये इलेक्शन के लिए आई हैं और मनी बिल अगर पास ना हो सके तो फिर तो हुकूमत तो ख़त्म है। और अक्लमंदी यही है कि ख़ुद ही ख़त्म कर दें, नहीं तो सियासी ख़ुदकुशी करनी है तो मैं रोक नहीं सकता। इनको हक हासिल है कि सियासी ख़ुदकुशी कर लें, वरना हुकूमत तो देखें ना, ये पहली अवामी हुकूमत है जिसके सारे ख़ानदान ने ईद उल फितर की नमाज मक्का मदीना से लेके मॉडल टाउन तक घर की चार दीवारी में पढ़ी है, बाहर निकलने के काबिल नहीं। इनको नमाज पढ़ने के लिए भी सिक्योरिटी चाहिए। मुल्क इन्होंने खाक चलाना है। और अब जो हालात आज देखे ना, कल आसफ जरदारी को मैं सुन रहा था, उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में बिलावल जो है वज़ीर आज़म बन जाए। और ठट्ठा में इस महीने उसकी पट्टी में 41 लोगों ने गुर्बत के हाथों इस अप्रैल में खुदकशी की है। कल 6 ने की है। अभी मैं रीचेक करके आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ कि मुल्क क्या जा रहा है जी। लोग मर रहे हैं, लोग कह रहे हैं ऐसी ज़िंदगी से मौत अच्छी है। और ये हौलनाक और खौफनाक, और मौलाना फजलुर रहमान का तो पता नहीं, मेरा ख्याल है उसने फ़ैसला ही कर लिया हट दर्मी का। पंजाब में महंगाई मार गई है और सिंध में सैलाब मार गया है और
फजलुर रहमान को हठधर्मी मार गई है, लेकिन देखिए कहीं खुदा न खास्ता ये मुल्क की जड़ों में ना बैठ जाएं। और अगर अदलिया का फ़ैसला आ जाएगा कल परसों इसी हफ्ते में, और इसी हफ्ते में फ़ैसला अगर इन्होंने ना मंजूर किया तो इमरान खान कॉल देगा, ईंट से ईंट बजा देंगे और फिर फैसला चौक और चौराहे पे। अच्छा सर, पहले तो देखिए 27 अप्रैल को क्या होने वाला है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले खतूत की बात करते हैं ना। खतूत मुसलसल लिखे जा रहे हैं। खान साहब ने भी सदर मुमलिकत को, उससे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा, उससे पहले स्पीकर पंजाब असम्बली ने ख़त लिखा था सदर मुमलिकत को। सदर मुमलिकत को तमाम लोग खतूत लिख रहे हैं, आपने भी लिख दिया। अब आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई उनके पास आईनी इख्तियार है कि वो प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि फौरी तौर पर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें? और इस सिचुएशन के अंदर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लेते हैं और घर चले भी जाते हैं, तो इसका बेनिफिट क्या होगा? आई मीन कि वो किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे और अगला बंदा तैयार है, आपको पता ही है। वो इसको इतनी जल्दी तैयार नहीं होने देंगे। देखें अब बड़ा दिलचस्प, आपको जमील फारूकी साहब जब आपको इंटरव्यू दिया, सिंध की मर्दम पॉपुलेशन बड़ी है लेकिन लाड़काना और नवाब शाह की बड़ी है, कराची की नहीं बड़ी है। MQM वालों, मेरे दोस्त तो बड़े कोई है यहाँ पे MQM वालों आपके कि आपसे क्या हो रहा है? किस वक्त तक आपने इतनी लंबी तहरीक और इतने पढ़े लिखे लोग आपके साथ क्या हो रहा है? कब तक इस बेशर्मी के माहौल में और हंडिया में आप भी तले जाएंगे कि मर्दमशुमारी बढ़ गई है जी सिंध में, लेकिन लड़काना और नवाब शाह की, कराची की नहीं बढ़ी। और बड़ी माजरत के साथ ईमेल ने जो बयान दिया है जी, मैं मैं आपके टीवी पे बराह रास्त कह रहा हूँ कि उसने क्योंकि ट्वीट किया है इसलिए मैं पकड़ा जाऊँ। उसने कहा गैंग ऑफ 3, ये जजेस को उसने कहा गैंग ऑफ 3। और फजलुर रहमान कहता है ये कौन होते हैं फैसला हम पे देने वाले? हम नहीं मानते इनके फैसले को, तो फिर मुल्क कौन चलाएगा जी? मुल्क कैसे चलेगा जी? सदर साहब एक कोशिश कर लें। सदर साहब की कोशिश, सदर ने बड़ा असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है, सदर ने असूली सियासत की है, पर ये असूल के लोग ही नहीं है, लाए गए हैं, ये बहलाए गए हैं, फिसलाए गए हैं। इनको ये समझ अब आ रही है कि हम फंस गए हैं, हम इसी जाल में फंस गए हैं जो जाल हमने किसी के लिए बुना था, और हम गड़े में गिरने वाले हैं। गड़े में गिरने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार नहीं है। अदलिया जीतेगी फारूकी, जमील फारूकी साहब इंशाअल्लाह अदलिया जीतेगी। शेख साहब अगेन $1 मिलियन क्वेश्चन, $1 मिलियन क्वेश्चन। देखिए बात सारी ये है कि सदर मुमलिकत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का क्या देते हैं, जिसका डिनाइल आ रहा है। इनकी इंटीरियर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो कह रही हैं कि ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुई, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे। अगर सदर मुमलिकत कह देते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया जाता है, हनी ट्रैप में वो फंस जाते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं, उनको वजारत उज़्मा से हटा दिया जाता है, तो क्या मसला? अगला वज़ीर आज़म इनका फिर तैयार होगा। मतलब इन्होंने तो इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। बिलावल भुट्टो साहब की तैयारी हो रही है, एवरीबडी नोज। तो उसमें आपको क्या फायदा होगा? आई मीन PTI को या आपको बतौर LI क्या फायदा होगा? देखें इलेक्शन होने जा रहे हैं, पंजाब के हों या सारे हों, बिलावल को उन्होंने दाना छोड़ा है। वो PDM जो है उसने सारा अपना मलबा जो है शहबाज, PDM में पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ पर डाल दिया है। हमारे पास तो छोटी छोटी वजारतें थी। 1 साल से मैं दौरे पे हूँ, मेरा नाम बिलावल है, $5 मैं ला नहीं सका, IMF का मसला तय नहीं कर पा सका। बड़े अहम दौरे पे आर्मी चीफ गए हैं चीन में, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम रास्ते के तयन होने जा रहे हैं। और सारा देखें ईरान और सऊदी अरब एक हो गए हैं, एम्बेसडर UAE में ईरानियन एम्बेसडर आ गया है। शाम की सूरत हाल देखें, बहरीन की देखें, हम कहाँ खड़े हैं? न 3 में न 13 में। और उनको फ़िक्र है, चीन को, सऊदी अरब को हमारी फ़िक्र है। वो तरीके और सलीके से समझा रहे हैं कि बेवकूफ़ के बच्चों समझो, तुम पाकिस्तान में मुसलमानों की एटॉमिक फोर्स हो और तुम जो कर रहे हो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, और लोगों की राय आमा को साथ लेकर चलो। लेकिन लोगों की राय आमा की तो इनको फ़िक्र कोई नहीं है, और इसका हल क्या निकलेगा? बुरा भी निकल सकता है। 27 अप्रैल को क्या होने लगा है? 27 अप्रैल के बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, नहीं होंगे आपकी नज़र में शेख साहब? मेरे ख्याल में शहबाज, देखें मैं गैस वर्क कर सकता हूँ ना। कल को ये कहे कि जनाब अली सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं, वज़ीर कानून भी और राना सनाउल्लाह भी और मौलाना फजलुर रहमान भी, चारों लोग रडार में हैं। अब रडार हिट करता है। अब ये जो ड्रोन
आईनी और कानूनी ड्रोन इन्हें हिट करता है या ये आईनी और कानूनी ड्रोन के नरगे से निकल जाते हैं, इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन 27 तारीख से 5 ओवर का मैच शुरू है, वो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा और फैसला होगा। कितने अरसे में आपकी नज़र में या आपका एनालिसिस मैं जानना चाह रहा हूँ, जाहिर है बहुत बड़े सियासतदान है पाकिस्तान के। 7-8 दिन में अगर नोटिस भी मिल जाए तो 7-8 दिन की खेल है। तो हुकूमत तो नहीं जाती, वही होगा ना कि 3 लोग नाअहल हो जाएंगे। इन केस अगर ये होता है तो पार्लियामेंट तो अपनी जगह मौजूद है, हुकूमत खत्म हो जाएगी जी। MQM कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगा खालिद मक्सी, कहाँ जाएंगे दूसरे लोग। खुद नून के अंदर 2 पार्टियां बड़ी वाज़ेह हैं। इवन देखें ना, टिकट ऐसा मसला है कि PTI में इतने कैंडिडेट हैं कि PTI में इलेक्शन लड़ने वाला भी वही है और उसके मुखालफत भी, इनके पास तो कैंडिडेट नहीं है। ये जो पंजाब के इलेक्शन है, एक हल्के में 20-20 PTI का कैंडिडेट है। मेरे हलकों में 20-20 कैंडिडेट हैं, एक शख्स को टिकट देना कोई आसान काम है जी। गले पड़ जा रहा है सारा माहौल से ऐसे। ये जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है इस वक्त? ये सिविल मार्शल लॉ में है हम, या वाकईतन वो कंटिन्यू कर सकते हैं? बदमाशी धौंस बचपन में मेरे पास रहे हैं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो शरीफ सा बंदा था। बदमाशी का टीका किसने लगाया, कैसे लगाया, और ये इंग्लिश में कहते हैं ना, ये मैं नहीं कहता, मुझे 6 नवंबर 1968 को जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कहा पॉलिटेक्निक के बाहर। हमारा अमीन शहीद हो गया, मैं रिसेप्शन पे था, मैंने उसे कहा कि जनाजा पढ़ने आओ। उसने मुझे कहा, लुक शेख रशीद, देयर इज़ ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस, डोंट लुक टूवर्ड्स फेस, लुक टूवर्ड्स, डोंट, देयर इज़ ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस, डोंट लुक टूवर्ड्स केस, लुक टूवर्ड फेस, दैट इज बिहाइंड दैट केस। फेस, हाँ जी, चेहरे के पीछे चेहरे है। हाँ। ये एक नए चेहरे सजा हुई ताश है, और उस नई सजी हुई ताश में से तुरप का पत्ता किसके पास है, ये अभी थोड़ी देर इंतजार करें। तुरप का पत्ता किसके पास है शेख साहब? तुरप का पत्ता किसके पास है? आपको नहीं पता होगा, किसको पता होगा? मेरा मतलब है सबके पास, सबको पता है। देखें, पाकिस्तान में हम कहते भी रहे कि हमारा कोई रोल नहीं, हम न्यूट्रल है, लेकिन हमारा रोल है। कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ शख्स भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है, और हमारा रोल है। मैं ज़ाती तौर पर सारी ज़िंदगी मेरा हल्का ऐसा है कि नियाबत में रहा, और जो कुछ मेरे साथ हुआ है इन 16 दिनों में, अगर मेरे हाथ पाँव और आंखें बांधी जा सकती हैं 3 घंटे के लिए, तो फिर तुरप का पता किसके पास है, सबको पता है। वेरी राइट। अच्छा शेख साहब, हाल ही में एक बड़ी कंट्रोवर्सी डेवलप हुई है, आपके नॉलेज में होगी। पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी ने बाकायदा क्लेम किया है कि 25 सहाफ़ियों का एक ग्रुप मिला था उस वक्त के चीफ से, और फिर पता ये चला कि मोदी साहब पाकिस्तान आने लगे थे और हमारे जो फॉरेन ऑफिस है उसको इल्म तक नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि शायद हो सकता है आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड ना ही करें, लेकिन फिर भी मैं आपका कमेंट जानना चाहूँगा। आप इंटीरियर मिनिस्टर थे मुल्क के, क्या वाकई ऐसा कोई मामला था, या अभी ये जो शोशा खबर की सूरत में छोड़ा गया है, इसके पीछे भी देयर इज अ फेस बिहाइंड अ केस? देखें, बाजवा किसी सूरत में जंग नहीं चाहता था, और वो फौरी तौर पर इस पायलट को वापस भेजना चाहता था। मैं पायलट के फौरी वापस भेजने के मुखालिफ था, और बाजवा ने शिद्दत से मुझे कहा कि शेख रशीद, मामलात को समझने की कोशिश करो। सो मैं चाहता था कि पायलट जो है बेशक हफ्ता एक रखें, इसकी खिदमत की जाए, लेकिन बाजवा 1 घंटा भी उनके पायलट को रखने के लिए तैयार नहीं था, और बाजवा किसी सूरत में इंडिया के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि ज़ोरदार जवाब देने का भी हामी नहीं था। तो ये अभी जो कंट्रोवर्सी डेवलप हुई है, ये खुद से अराउज हुई है, या इसके पीछे आपको लगता है कि इस हुक्मरान इत्तेहाद का हाथ है ताकि इसको डेवलप किया जाए, एक नया बयानिया खड़ा किया जाए? क्योंकि स्टेट सीक्रेट तो बहरहाल था, और खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। एक्सप्रेस ट्रेन नेवर गेट्स द पैसेंजर्स। ये आप देखें कि किस तरह लीकेज हो रही है, औरतों तक पहुंच गई है, किस तरह सब कुछ हो रहा है। कुछ होने ही जा रहा है ना, तो कुछ होने ही जा रहा है, और उसका सेटअप बनाया जा रहा है, लेकिन इस सेटअप से कुछ नहीं निकलेगा। मैं जमील फारूकी साहब इस बात का हामी हूँ कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो, जो कि नहीं हो रही। क्या उसके लिए कोशिश की जा रही है शेख साहब? नहीं हो। आप आर यू ब्रिजिंग बिटवीन द टू? मैं कोशिश करने के लिए तैयार भी था, हूँ भी,
मेरी दुआ भी है, लेकिन कोई उसमें पेशरफ्त नहीं हो रही। अच्छा, ये हुकूमत से मुज़ाकरात के लेवल के ऊपर भी और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लेवल के ऊपर भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही? हुकूमत से मेरा कोई तल्लुक नहीं है। अच्छा, मैं हुकूमत को, इस हुकूमत को हुकूमत समझता ही नहीं। ये तो गुलामों का एक दरबार है। ये अली बाबा 40 चोर है, 40 भी थोड़े जी, 85 है। अली बाबा और 85 चोर है। अली बाबा और 85 चोर है, ऐसे गुलाम उनको कहाँ मिलेंगे? सो एस्टेब्लिशमेंट को, जिन गुलामों की एक पूरी यूनिट में पता नहीं कितने होते हैं, 22 आदमी होते हैं एक यूनिट में, 22 चौका 48, 22 5 यूनिटें उनके आगे लेटी पड़ी हैं हुक्मरानों की, मिरासियों की, सियासी मिरासी और मालशिए। सियासी मिरासी और मालशिए जो है वो लेटे पड़े हैं। उनका क्या नाम है? उनको पता है कि ये निकलने के काबिल नहीं है। 1100 अरब रुपया माफ़ कराया, केसेस माफ़ कराया, इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा अगर हालात ख़राब हो गए तो आपकी नज़र में सिराजुल हक साहब ये जो मुज़ाकरात कराने के लिए पर तोल रहे हैं और इनसे मिल रहे हैं, इमरान खान साहब से मिले, शहबाज शरीफ साहब से मिले, वो बगैर किसी के कहने पे ऑटो पे उठ गए और खुद से उनको अचानक से याद आया कि मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए, चाहे वो अक्टूबर में हो या एक साथ जब भी हो? मैं सिराजुल हक साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं स्टूडेंट लीडर जब थे उस वक्त से उनके जानता हूँ। मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा। इमरान खान इलेक्शन से कम तैयार नहीं होगा, और इमरान खान जब इलेक्शन से तैयार होगा तो फिर असम्बलियाँ आज या कल या परसों या तरसों तोड़नी होंगी। ये नहीं तोड़ेंगे। अवाम में इनके पास उम्मीदवार नहीं है, अवाम में इनके पास इलेक्शन नहीं है, लड़ाई कराएंगे। किसी जगह आप सुन लेंगे किसी शहर में फसाद शुरू हो जाएंगे, किसी शहर में पार्टियों का झगड़ा फड्डा शुरू हो जाएगा, और मुज़ाकरात सब फ्रॉड है, ढोंग है, टाइम गेन करने का तरीका है। 5 छुट्टियां दे दी हैं ईद की, अभी तक मैं ईद की छुट्टी पे हूँ। ना मैंने बकरा ख़रीदना है, ना मैंने गाय ख़रीदनी है, ना मैंने कसाई मंगवाना है। एक नमाज पढ़नी है और उसके बाद लाल हवेली में बैठ जाना है अपना सा मुँह लेके लोगों की बातें सुनने के लिए। कभी आपने सुना कि ईद उल फितर की 5 छुट्टियां हुई हैं? मैंने तो नहीं सुना। सिर्फ टाइम ज़ाया करने के लिए कि अदलिया के पास फैसले का टाइम ना हो। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी ख्वाहिश है कि खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हों और आपकी दुआ भी है। आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, आपने कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की? उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई। कोई कामयाबी नहीं हुई। आपका राब्ता है, आप राब्ते में हैं एस्टेब्लिशमेंट से, मुक्तदरिया से? नहीं, मेरा भी 1 साल से कोई राब्ता नहीं है। मुकद्दस दिन है। 1 साल से वो क्या कहते हैं, गुरूर हुस्न ने गुरूर इश्क, हमें वो आ नहीं सकते, हम जा नहीं सकते, ना दुआ सलाम ना लेनी देनी। हत्ता कि ऐसी पहली ईद गुजरी है, ना किसी को फ़ोन किया ना किसी का फ़ोन आया। जा पुत्र रावी ना कोई आवी ना जावी। उन्होंने हमें छोड़ दिया, हमने उनको छोड़ दिया, और जो हमसे सलूक हुआ है उसके बाद हमारा दिल ही टूट गया। हम सोच नहीं सकते थे कि शेख रशीद जो कर्नल कज़ाफ़ी के साथ सारा एटॉमिक मसला तय कर रहा हो, जो अहमदी निजात के साथ तय कर रहा हो, सद्दाम के साथ लगा हो, जिस पर इतना ट्रस्ट हो कि वो खाली जहाज़ लेकर जा रहा हो और मामलात भर के ला रहा हो, उसकी आप 3 घंटे तक आंखें, और फ़ोन का पासवर्ड चाहिए। इतने नालायक हैं ये। ओ भाई, मुझसे वैसे ही पासवर्ड मांग लो। आजकल कौन सुन रहा है इनकी वीडियो ऑडियो? This is an interesting story. This is an interesting story. हमारे पास ऑडियो है। This is an interesting story. I would like to have it on this. मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद इस पे ऊपर बात करूंगा कि आपको ले जाया गया, आप जेल में थे, आपने काफ़ी टाइम गुजारा लॉकअप के अंदर। मैं जानना चाहूँगा कि आप इतना मायूस और नाराज़ क्यों हैं, और ये 2 तरफा ब्रेकडाउन है या सिर्फ आपने ये तय कर रखा है कि नहीं मिलना आप? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले इंतहाई इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी। शेख साहब ने कहा कि वो आ नहीं सकते, हम जा नहीं सकते, और फिर उनको मायूसी भी है कि जिस वक्त इनको गिरफ्तार किया गया तो इनके साथ जो सलूक रवा रखा गया उससे शदीद नाला है। शेख साहब, आपने खुद से ये तय कर लिया है कि अब आपने मिलना नहीं है, या आपसे वाकईतन कोई मिलना भी नहीं चाहता? और क्या हुआ आपके साथ ऐसा जेल के अंदर?
देखिए, इंडस्ट्रियल टाउन थाने से इन्होंने 2:45 बजे मुझे आए, नकाब पोश, उन्होंने मुझे उठा लिया। पहले मेरे घर में रेड किया, पैसे भी उठा के ले गए, फ़ोन भी, सब कुछ, दरवाजे तोड़ दिए। और वो इलाका भी उनका नहीं था, ज़ाहिर है वो कोई बड़े शुरफा थे। और रात कोई 2:45 बजे ये आए, 10-12 लोग, इन्होंने मुझे उठाया और उस गाड़ी में डाला और मेरी आंखें पाँव बांधे और बाजू बांधे और वहाँ कुर्सी पे ले जा के बैठा दिया इन्होंने। और कोई मेरे से ज़्यादती नहीं की, कोई बदअखलाक़ी नहीं, कोई मेरे साथ मुझे छुआ नहीं, कोई मुझे मारा नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं की। और वहाँ इन्होंने मुझे 3 घंटे जो है वो 2:45-3 बजे बिल्कुल कुछ साथ ही इनका हाइड आउट था। वो 3 बजे वहाँ पहुँच गया, 3:04-5 पे घड़ी मैंने बांधी हुई थी। और 6 बजे इन्होंने कहा पासवर्ड। मैं सुबह एक जनरल फैज़ हमीद के अलावा इन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, ना इमरान खान का किया, ना सियासत का किया, और सिर्फ जनरल फैज़ हमीद के सवाल किए, बाकी किसी का मुझसे कोई सवाल नहीं किया। तो शेख साहब, नाराज़गी बहुत बढ़ गई है, राइटली सो। ज़ाहिर है जी, 70-72 साल की उम्र में आप मेरे साथ ऐसा करें और मैं आपके साथ नेकी करूं। मैं कोई करप्ट सियासतदान तो नहीं हूं ना। मेरा मतलब है, कोई मेरे 16 वजारतों में आपको कोई चीज़ मिली है तो मुझे ट्रायल कर ऐसा सलूक करेंगे, फिर तो आप इस मुल्क में किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। वेरी राइट। शेख साहब देखें, आप वज़ीर दाखिला रहे मुल्क के, आपकी अपनी एक स्टैंडिंग थी, लेकिन मैंने एक चंद सेकंड का विजुअल देखा जिसमें आपको कोर्ट वापस ले जाते हुए कोर्ट से एक धक्का पड़ा और आप एक पुलिस वाले से जाकर लगे। वो मेरे दिल को चीर देने के लिए काफ़ी था, चाहे वो कोई भी बुजुर्ग शख्सियत हो, मेरे वालिद हों, चचा हों, मुल्क का कोई सियासतदान हो, चाहे उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ क्यों ना हो, और एक रिस्पेक्टेबल पाकिस्तान का सिटीज़न हो, उसको धक्का पड़े और उनका जो चेहरे के तासुरात देख के मुझे दुख लगे, तो यकीनन ये आपको भी फील हुआ होगा। ये किसने किया? वो चमको नून लीग ने किया या पुलिस ने किया? मुझको SHO आया, नुमाइंदा हूं, इसलिए उस हरीफ में आ गया। सो मुझे मोशको के थानों के SHO ने धक्का दिया और इशफाक वड़ैश ने, जो बदनाम ज़माना लोग हैं, जो हीरोइन और ड्रग का इस्लामाबाद में काम करते हैं, जूनियर तरीन पुलिस अफसर हैं, राना सनाउल्लाह ने मेरे लिए लगाए और उनसे बहुत थाने के अंदर अफसर बड़े हैं। सो वो मोशको थाने वाले ने और इशफाक वड़ैश ने मुझे धक्का दिया और मैं सामने जाके लगा और केसेस जो है मेरे फ़र्द जुर्म के करीब हैं। लगा दें फ़र्द जुर्म, क्या मैंने बिलावल की शान में गुस्ताखी कर दी है? मेरे पे यही केस है ना, आसफ जरदारी और बिलावल की शान में गुस्ताखी की है। सो ये को खुदा है जी लोग। और डिफर्मेशन का केस जो है इमरान खान के ख़िलाफ़, तो वो डिफर्मेशन का केस बनाता है और मेरे पे दहशत गर्दी और दूसरे हाथ पांव बांधने की इनको हराम है। इन्होंने मुझसे कुछ पूछा सवाए 2 सवालों के, मैं अनोथ कहता हूँ, एक मेरा फ़ोन का पासवर्ड चाहिए था, फ़ोन भी इनके पास पड़े थे टेबल पे। मैंने कहा यार ये पासवर्ड है, आप निकाल लें। और दूसरा सवाल जनरल फैज़ के बारे में था। मैंने कोई इतना ज़्यादा ऑफिशियल के अलावा उससे मेरा तल्लक ही नहीं था। फिर चुप हो गए। मैंने कहा भी एज इंटीरियर मिनिस्टर जितना ISI के DGI से तल्लक बनता है, मीटिंग्स होती हैं, उसमें शरीक होते थे, अपनी राय देते थे, इसके अलावा हमारा कोई तल्लक नहीं था। अगर तल्लक होगा तो किसी और का होगा, मेरा तो कोई तल्लक नहीं था। अच्छा, तो ये 2 बातें थी। शेख साहब, तीसरी बात उन्होंने मुझसे पूछी। आपको जो है ना, एक साहब है जो मुसलसल, वैसे वो मैं TV पे कहना भी नहीं चाहता, लेकिन बार बार कहते हैं, आपको पिंडी का शैतान कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस सास की नहीं, कौम की सुने, कौम की आवाज़ सुने। अब मैं हैरान हूं कि मुल्क के अंदर ऑडियो वीडियो लीक का जो कल्चर है, अभी कुछ दिन पहले एक बेहुदा कैंपेन शुरू हुई है मलिका बुखारी साहिबा के खिलाफ, इससे पहले हमें तक नहीं बख्शा गया। आपके सामने है, हमसे मुताल्लिक क्या क्या इनके सोशल मीडिया हैंडल्स क्या नहीं कर रहे, ये कर क्या रहे हैं? मतलब मुल्क का चीफ जस्टिस सुप्रीम पर्सनैलिटी होता है, जिनका एक रिस्पेक्टेबल वो उनका ओहदा है, उनको नहीं छोड़ा इन्होंने, उनकी फैमिली को नहीं छोड़ा। कर कौन रहा है? आप घबराए नहीं, इनका काम तमाम हो जाएगा। इनके दिन पूरे हुए हैं,
इनके दिन पूरे हुए हैं और ये अपनी करतूतों से पहचाने जाएंगे और करतूतों से मारे जाएंगे। अब बुलाए ना नवाज शरीफ को कि आए सऊदी अरब से इधर, आज तो वहाँ चौथी ईद हो गई है, अब क्यों नहीं आ रहा? नहीं आएंगे ये लोग। बुलाए नवाज शरीफ को, उसका भाई प्राइम मिनिस्टर। उनको पता है कि गंद पड़ने लगा है और ये गंद बढ़ गया तो इस गंद में सबसे ज्यादा ये शरीफ खानदान मारा जाएगा। हमारे पे तो केसेस ही है ना जी, रेल में गए या ससुराल में गए तो एक ही बात है। जेल में क्या कर लिया इन्होंने हमारा, क्या बिगाड़ दिया हमारा, सवाए वो 3 घंटों के। और हमारे साथ 16 दिनों में कोई किसी ने ज्यादती नहीं की और बिल्कुल सारे मामला ठीक रहे। वो जो 3 घंटे हुए हैं उसका दुख मैं मरते दम तक नहीं भुला सकूंगा, क्योंकि ये बदतमीजी है। एक आदमी 16 दफ़ा वजीर रहा और उसको आप सलूट मारते हो और उसके 3 घंटे तक हाथ पांव और आंखें बंद रखें और वो लोग रखें जो कि सलूट मारते रहे हों, बूटों की चाप के साथ सलूट मारते रहे, वो आपको बांध के कुर्सी के साथ बांध दें। कोई बात है इस तरह मुल्क में, इस तरह मुल्कों में मैं इस मुल्क में जमहूरियत की बात आप कर रहे हैं? मुझे तो खौफ आ रहा है, मुझे तो खौफ आ रहा है कहीं झाड़ू ही ना फिर जाए, सब कुछ ही ना लपेटा जाए। शेख साहब, ये आने वाले जो दिन है, अगर इंतखाबात नहीं होते और सुप्रीम कोर्ट और जिस तरह हमारा पार्लियामान एक दूसरे के आमने सामने हैं, बात नहीं मानी जाती, आर वी हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट फेज ऑफ इमरजेंसी सर, रैप्ड अप इन सम शुगर कोटेड थिंग? आई मीन इमरजेंसी का नाम ना हो लेकिन नजर आए। क्या पार्लियामान है जी? 85 जो वजीर, 85 के भी अगर आप में गिने तो 88 99 है, एक कम 90 हैं। ये 2-3 का इन्होंने अनाउंस नहीं किया हुआ, वैसे ही झंडे और डंडे के साथ फिर रहे हैं, वैसे ही झंडे और झंडे के साथ फिर रहे हैं 89 आदमी। इनमें से 4 आदमी या 3 या 4 वैसे ही दोस्ती, क्योंकि लंदन में इनके फ्लैटों में वो रहते थे, इनकी औलादें रहती थी, सो वो भी नवाजे जा रहे हैं आके। लेकिन ये नहीं होगा जी, कट्टी कट्टा निकलेगा, कट्टी कट्टा निकलेगा। अदालत जीतेगी, अदालत जीतेगी, जमील फारूकी साहब अदालत जीतेगी, कानून और आइन का आलम बुलंद होगा, ये जलील और रुस्वा होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर फैसला सड़कों पे होगा तो रहेगा नाम अल्लाह का। 41 आदमी इस महीने अप्रैल में लोगों ने इनके इलाके ठट्टा की पट्टी में खुदकुशी की है, कल 6 आदमियों ने की है, ब्रीफिंग दी जा रही। दोबारा से एक मूवमेंट लीड करने जा रहे हैं खान साहब, जेल भरो तहरीक। क्या कहे जी? जेल भरो तहरीक टाइप जेल भरो तहरीक या बुकला? जेल में तुनो तहरीक चलाएंगे। जेल में तुनो तहरीक। देखें, जेल भरो तहरीक क्यों चलाएंगे? इनको जेल में तुनने की तहरीक चलाएंगे। मेरा मतलब है मुल्क के साथ इससे ज्यादा क्या बदसलूकी हो सकती है कि चोर, लुटेरे, डाकू। शेख साहब आप बहुत ऑनेस्ट सियासतदान हैं। आपसे जब भी बात हुई है शेख साहब, आपने हमेशा जो है ना दिल की बात खोली है, दिल की बात कही है। क्या कहीं कोई रिग्रेट है कि जिस तरह इन्होंने पिछले 1 साल के अंदर लोगों को, अंदर आपका लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, तुना है, तो आप लोग भी अपने दौरे इक़्तिदार में अगर ये कर जाते तो आज ये नौबत ना देखनी पड़ती, कौम को भी और एहतसाब भी डंके के चोट के ऊपर हो रहा होता? ऐसा कुछ है, ऐसा कोई रिग्रेट है खान साहब को या आपको बतौर साबिक वजीर? खान साहब धोखा खा गए बाजवा साहब से। अच्छा। खान साहब उनकी बातों में आ गए। देखे, इंटीरियर मिनिस्टर ने तो वो करना होता है जो उसको प्राइम मिनिस्टर कहता है। खान साहब जरूरत से ज्यादा उसको ख्याल था कि एक आदमी ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, और ये काम असगर खान के साथ ज़ियाउल हक ने भी किया। मुझे अच्छा याद है कि वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म आई प्रॉमिस यू देयर विल बी एन इलेक्शन इन 90 डेज। सो बाजवा गोली दे गया और इस चौथी बाजवे की गोली को नवाज शरीफ ने रोका। यहाँ उसने सारा प्लान मुकम्मल कर लिया था। इस गोली को, चौथे मसले को, एक्सटेंशन को नवाज शरीफ ने इनकार किया, वरना यहाँ उसका काम ठीक था। यहाँ धोखा देने में काम उसने मुझे सिर्फ एक बात की, सीढ़ियों से उतरते हुए, शेख रशीद मैं तो इलेक्शन चाहता था लेकिन आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान नहीं मांगते। मैंने कहा जी एक ही बात बताएं ना। उसने कहा आसिफ जरदारी। तो आसिफ जरदारी तो अब भी नहीं मान रहे, वो तो अपने बेटे को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर जब गेम वो तो अपने बेटे को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। इफ दिस इज द क्राइटेरिया देन वी शुड एक्सपेक्ट दैट बिलावल विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आप ये कहना चाह रहे हैं? तो मैंने कहा कि इलेक्शन करवाओगे, क्या करवाओगे? बाजवा ने कहा कि ये 2 बंदे इलेक्शन नहीं मानते।
अब शेख साहब, इफ दिस इज द मुझसे एक क्राइटेरिया, जुमले की बाजवा ने बात की, फिर तो बिलावल नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे अगर ये मुझसे क्राइटेरिया। सिर्फ खुदा को गवाह बना के कहता हूं 30 सेकंड की उसने बात की कि आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन नहीं मान रहे। वो तो आप भी नहीं मान रहे शेख साहब, वो तो आप भी नहीं मान रहे। मसला बोन ऑफ कंटेंशन तो वही है। मैं उस वक्त 1 साल पहले की बात कर रहा हूं आपसे, एग्जैक्ट 1 साल जब गवर्नमेंट अंदर टूटनी थी। और मैं तो इमरान खान को पहले 3 महीने कह रहा था कि हुकूमत तोड़ दे, ये तेरे साथ हाथ होगा। आ गई बड़ी महंगाई है, फिर और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आज हम ही होते इस वक्त तो हमें इनके साथ जिस तरह ये जलील हो रहे हैं वोट बैंक, भी वोट बैंक ना होता। हाँ। अच्छा, अभी हाल ही में खान स्टेटमेंट दिया है और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मैंने बाजवा साहब के मशवरे के ऊपर ही पंजाब और केपीके की हुकूमतें गिराई। इसमें कितनी सदाकत है? पहली बात तो ये आप बताइए, आपसे डिस्कशन आज रात को पहले मैं खान साहब से पूछ लूं। हाँ। इस पर मैं कोई तबसरा नहीं करना, बहुत ज़बरदस्त आज लीड स्टोरी है, लेकिन शाम को मिलूंगा तो ये बात मैंने ज़हन में है कि ये बात पूछूंगा कि ये कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई, फिर मैं तबसरा कर सकूंगा। अभी मेरे पास कोई इतला नहीं। फ्यूचर सर, फ्यूचर इलेक्शन के अलावा फ्यूचर, आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अनदर फेज ऑफ इमरजेंसी? मैं फिर पूछ रहा हूं, कोई फ्यूचर नहीं है। इलेक्शन इलेक्शन, अदलिया अदलिया अदलिया, वरना रेल, जेल, जोडो, कराटे, बैंकॉक के शोले और ये कमजर्फ, कमअक्ल, ज़हनी पस्ती के शिकार, करप्ट, डिसऑनेस्ट, एक्स्ट्रा, जो क्लियरेंस देगा वो निकलता जाएगा। और मैं भी चाहता हूं कि ऐसा वक्त आए कि MBS की तरह जिसने फॉरेन में अकाउंट रखा हुआ है, जिसके पास $1 बिलियन हैं और पार्क लेन में महल हैं, इन सबको जेलों में, जिस तरह उसने रिट्स होटल में फेंका ना, तो हम इनको जी लाला के होटल में फेंकेंगे। लाओ पैसे वापस। आर यू हैप्पी विद द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से? इकोनॉमिक तो हमारी जो हालत है बुरी है, फॉरेन पॉलिसी और करंट सिचुएशन ये कहां लीड कर रही है? Nobody is happy with this बिलो रानी फॉरेन पॉलिसी ऑफ घूमिंग फिरिंग, ट्रैवलिंग, आइंग एंड जाइंग एंड एंजॉइंग। और जिन आदमियों के साथ, 2 बंदों के साथ जाता है, हाँ। उसका रिकॉर्ड भी ISI अभी से महफूज रख ले, हाँ, हाँ, हाँ। कि वो ये कौन से 2 बंदे हैं जो इसके साथ ट्रैवल करते हैं और इसकी किस ख्वाहिश और मजबूरी की बिना पे ये दोनों बंदे इसके साथ होते हैं जहां ये जाता है। और मैंने तो ऐसे मुल्क ही नहीं देखे जहां जा गया कि गुस्टापो और नमीबिया और गोंडा और फलां। आज भी मैं नक्शे में एक मुल्क देख रहा था कि जहां इसने विजिट किया, तो मुझे तो इन मुल्कों का ही नहीं पता था जो इसने निकाले हैं, लेकिन जो बंदे इसके साथ हैं, आसिफ जरदारी को भी पता है ये क्यों साथ है। मेरे कहने की जरूरत नहीं है। शेख साहब, आप हालात के हाथ के ऊपर उसकी नब्ज को चेक करके ना आप बता देते हो कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अदलिया इलेक्शन, इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं है। अगर एक शुगर कूटेड काइंड ऑफ इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी खुदा ना ख्वास्ता लगती है, तो 2 साल के पीरियड के लिए ये किसको डमी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? कैन यू नेम हिम सर? कोई एक बंदा। ये इस काबिल ही नहीं है, फिर कुछ और होगा। ये फैसले जो हैं ये आसान फैसले नहीं हैं। दुनिया इतनी मरी नहीं है, दुनिया इतनी मुर्दार नहीं है। कोई आसान काम नहीं होगा मार्शल लॉ लगाना या इमरजेंसी लगाना। बहुत जहाँ एमरजेंसी लगाने वाले और मार्शल लॉ लगाने वाले हैं, वहाँ भी सहब फ़िक्र लोग हैं और सहब दानश्वर हैं। उनको पता है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा और आवाम की ख्वाहिशों को कुचलने के क्या नतीजे निकलते हैं। ये सारा मलबा फिर किसी और तरफ चला जाएगा। ये यही चाहते हैं कि हम पे मलबा ना गिरे और किसी और पे गिर जाए। ये नहीं होगा। ये अगर ऐसी बात जिस नहीं तरह है, बाजवा को आजकल टारगेट बनाया हुआ है, जिस तरह तोपों का रुख बाजवा पे किया हुआ है ना, ये रुख चाहते हैं बदल जाए और सारे अदारे ही खुदा न खास्ता मेरी ये बाय डिजाइन है, लेकिन फौज ये बाय डिजाइन है शेख साहब, बाय डिजाइन है। आना चाहिए। फौज अजीम अदारा है, शाती और मुजाहिद और
ये मुल्क पे कुर्बान होने वाले लोग हैं। कल 20-22 आदमी मर गए सवात में, बेशक। ये मुल्क पे कुर्बानी देने वाले लोग हैं। राइट। सो हमें उनकी इज्जत और एहतराम को महफूज रखना चाहिए और इन चोरों और लुटेरों को इन तोपों के सामने रखना चाहिए। राइट। आपने कहा ना तोपों का रुख अब दूसरी तरफ कर दिया गया है और हवा जो है वो दूसरी तरफ चल पड़ी है। बाजवा साहब का आपने तज़किरा किया, ये इज इट बाय डिजाइन या एक्सीडेंटल है, ऐसे खुद से हो गया? नहीं जी नहीं, सब प्लान के तहत होता है। यही सुनना चाह रहा था। प्लानिंग इट इज द बिग स्टोरी राइट नाउ। देखें, मैं शेख साहब से यही सुनना चाह रहा था। बहुत बड़ा प्लानर होता है। हाँ। सब कुछ प्लानिंग, सोच समझ और साजिश के तहत हो रहा है। एब्सोल्युटली वेरी राइट। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ही स्टिल होपफुल के इंतखाब आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस शो के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें निकली हैं। ये मैं क्लेम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं उनकी रिहाई के बाद, शेख साहब की रिहाई के बाद पहला इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था और उसमें एक तो अभी हाल ही में जो एक वेव चली है एक सहाफ़ी के ज़रिए 25 सहाफ़ियों वाली बात के ऊपर, वो कहते हैं कि ये बाय डिज़ाइन है। उन्होंने कहा कि अगर इमरजेंसी अवल तो नहीं लगेगी, अगर लगती है तो मामूली किस्म की नहीं होगी, लपेटा लपेटी होगी। यानी ये बहुत बड़ा टर्म है, काइंड ऑफ मार्शल लॉ जो वो कह गए। इसके अलावा पहले मोमेंट से लेकर आखिरी मोमेंट तक एवरी सिंगल लाइन इज ए हेडलाइन। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाजत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।